हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे और इसलिए आज मैं लेके आई हूँ अपना हाफ पोर्शन जो रह गया था हमारा। कौन सा 2018 का पेपर कर रहे थे हम लोग और उसी का 2018 जुलाई का पेपर था ये, है ना। और उसी का हम लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं दोस्तों। और अब आने वाले 50 क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो मतलब क्वेश्चन वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी सॉल्व करें और फिर ये भी देखें। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक ये देख लिया था और 51 क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा मैच द कॉलम का पैटर्न चल रहा था, तो अब हिंदी में ही लेंगे, तो इसलिए अब 51 क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ते हैं। पोस्टरों को उनके डिज़ाइनरों से सुमिलित की करें। अब देखिए ये सब पोस्टर्स हैं दोस्तों और इनके डिज़ाइनर्स कौन है उसको हमको देखना है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं क्या है। 1954 में क्या लिखा है ये, पिराली पोस्टर, है ना। ये पिराली पोस्टर 1954 में देखिए ये सब ग्राफिक डिज़ाइन के पोस्टर्स हैं। तो किसने डिज़ाइन किया था, तो ये एक बहुत फेमस है पिराली पोस्टर, टेस्टा अमरांडो इनने किया था इसको, है ना। अपन एक बार मिलाते ही जाते हैं, है ना। ठीक है, अमरांडो टेस्टा भी कहीं नाम दिखता है, कहीं टेस्टा अरमांडो ऐसे ये भी दिखता है। 1896 में सैलन डी सेंट एग्जीबिशन पोस्टर, सैलन डी सेंट का जो एग्जीबिशन हुआ था उसका पोस्टर किसने बनाया था, तो ये जो था अल्फोंस मुक, यस अल्फोंस मुक ने इनका बनाया था। फिर 1981 में एशियन परफॉर्मिंग ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट का पोस्टर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, दूसरा देखते हैं। 1919 से 1923 टाइटल पेज ऑफ बहाउस पोस्टर, ओके बहुआस पोस्टर जो हुआ था, जो बहुआस मूवमेंट था हम सब जानते हैं, उनका टाइटल पेज किसने बनाया था, तो वो एल मोहली नेगी इनने बनाया था। तो ये अल्टीमेटली यही होगा। तो हम देखते हैं ए का सेकंड कहाँ है, तो ये फर्स्ट में ही है, चेक करते हैं इसको। बी का 1, जी हाँ बी का 1 हो चुका है। सी का थर्ड, सी का फोर्थ बन रहा है इको टोना का। अच्छा ये वो है एशियन परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, जापानीज उसका कुछ पोस्टर था इसमें और इसलिए इको टोना का नाम भी ऐसा है थोड़ा, है ना। तो ये इसका ये और बहुत मूवमेंट का हमको पता है, नेगी मोहली नेगी ने किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला इसका दोस्तों, सही कर लेना आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैच द कॉलम आ गया मेरा फेवरेट। अपन एक मिनट, अपन अब हिंदी में देखना है ना अपने को, ओके। अब आते हैं हम इसमें क्या है देखें। ठीक है, रबर ब्लैंकेट किस में यूज़ होता है, पोस्ट प्रेस, फोटोग्राफी, स्कैनर, ऑफसेट प्रिंटिंग, सब जानते हैं ऑफसेट में रबर ब्लैंकेट यूज़ होता है। ए का फोर्थ फर्स्ट वाले आपका आंसर है। और देख लेते हैं चलिए। चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर में यूज़ होएगा, स्कैन करते हैं हम जब, तो उसमें अंदर रहता है वो, तो वो आपका बी का थर्ड हो जाएगा, ये सही है। डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑब्वियसली फोटोग्राफी की टर्म थे कि हमारे फील्ड में कितनी डेप्थ है हम उस चीज़ को सेट करते हैं। और गैलोटिन ट्रिमर जो कि पोस्ट प्रेस का है, तो ये आपका आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा किसी एक में आप अगर श्योर भी होते हैं ना, जैसे ऑफसेट हम अगर मैं श्योर हूँ रबर ब्लैंकेट, तो मुझे बाकी तीनों अगर नहीं भी पता होंगे तो भी मैं बिल्कुल श्योरली वो आंसर टिक कर सकती हूँ और बिल्कुल मुझे उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसके ये फ़ायदे थोड़े से होते रहते हैं। अब क्या है, ये भी मैच द कॉलम है, बुक्स के नेम हैं, उनके राइटर से लिखना है। ठीक, राइटर से देखना है हमको, तो देख लेते हैं इसको। मीनिंग ऑफ आर्ट कौन है, सुसैन लैंगर, आनंद कुमार स्वामी, हर्बर्ट रीड की बहुत फेमस मीनिंग ऑफ आर्ट सबको पता है, ए का थर्ड। ठीक है, सेकंड वाला ही इसका एक वो है आंसर। आगे देखते हैं। डांस ऑफ शिव जो है वो आपका है किसका, आनंद कुमार स्वामी का है, ये रहा जी, सेकंड सही है। देखिए, आर्ट आर्ट एक एक्सपीरियंस है, ये किसने बोला था, तो ये सुसैन लैंगर ने कहा था।
और फीलिंग, ये रहा सुसैन लैंगर, और फीलिंग एंड फोम ये जॉन डेवी ने किया था। अब देखिए वैसे मुझे इन दोनों का भी कन्फ्यूजन ही था, मुझे वो दो पता है, मीनिंग ऑफ आर्ट और डांस ऑफ शिप बहुत अच्छे से पता है। अगर उस दोनों से ही आपका आंसर मिलता है तो आप उसको बहुत अच्छे से मिला सकते हो। और किसी को एक भी पता हो कि भैया मीनिंग ऑफ आर्ट तो सबको पता है, हर्बर्ट रीड की बहुत फेमस बुक है, तो वो उन्हीं ने लिखा है, तो उसका आंसर हम सीधे सीधे टिक कर सकते हैं कि सेकेंड इसका आंसर है। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये भी हमारी मैच द कॉलम आ गया, वेरी इजी। ठीक है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। रीम्स कैथेड्रल रोम का है, रफाइल, गुस्टाव कॉर्बेट गोथिक, एवरीवन नोज कैथेड्रल्स गोथिक टाइम पे आए हैं। कोलोसियम, कोलोसियम पता है कोलोसियम का किस समय था, रोम में। स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस रफाइल नहीं है, ये रफेल है। ठीक है, इसमें लिखिए स्कूल ऑफ एथेंस किसने बनाया भैया, रफेल ने बनाया। ठीक है, और द स्टोन ब्रेकर्स गुस्टाव कॉर्बेट का रियलिज्म का काम है। तो हम डी को थर्ड देते हैं। तो अब ए का आपका फर्स्ट है, इसका एक एक का आंसर किसी में पता हो जाता है। सॉरी, ए का आपका फोर्थ है, ए का फोर्थ काय में है 1 और 3 में। ठीक है, फिर बी का फर्स्ट देख लेते हैं, बी का फर्स्ट 1 में है, तो 1 ही आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। सी का सेकंड देखिए, स्कूल ऑफ एथेंस रफेल की बहुत फेमस पेंटिंग है, और स्टोन ब्रेकर्स गुस्टाव कॉर्बेट की। तो अगर आपको ऊपर आर्किटेक्चर में भी कंफ्यूजन होता है कि कैथेड्रल काय में था और कोलोसियम काय में था, आपको अगर प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, पेंटिंग्स तो सबको लर्न होती है और बहुत अच्छे से होती है, इन दो से भी हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज एंड इट्स आंसर इज 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर इंग्लिश आ गया, कोई बात नहीं, आज हम इंग्लिश नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो 55th में देख लेते हैं क्या है भाई। हाँ, मिनिमलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, डाडा मतलब डाडाइज्म, और सर्सियलिज्म। सर्सियलिज्म बोले तो एक सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, श्योरियलिज्म। ठीक है, अति यथार्थवाद, आप हिंदी में भी लिख सकते थे अगर लिख सकते हो तो, पेपर वाले। ठीक है, मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म का आर्टिस्ट देखना है हमको, रैन मैग्रेट, वेसिली कैंडिस्की, फ्रैंक स्टेला और मार्सेल ड्यूशा। तो मिनिमलिज्म स्टेला का है, तो ए का थर्ड हो जाएगा आपका, ए का थर्ड, इट्स थर्ड वाला आंसर ही आपका यही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तो कैसे आप देख सकते हो, बिल्कुल सामने ही सामने कैंडिस्की का नाम लिखा हुआ है, तो वही आपकी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो देखिए बी का सेकंड, थर्ड ही आपका आंसर है। हाँ, दादा, तो भाई दादा तो हमारे मार्शल डुचो और रेने मैग्रेट, मार्शल डुशो ही हैं, है ना, डचमैन है वो। डचमैन को एक्चुअली मुझे हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, डचमैन इंग्लिश वाला। और श्योरियलिज्म रेने मैग्रेट ने का है, ये मतलब आपका डी का हो गया 1 ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने 8 मोमेंट्स का ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे इसको भी मैच द कॉलम करना है, क्या है ये, गोपुरम, स्फुमातो, पाइलॉन और ट्राइफोइल आर्क। इसको मैं इंग्लिश में देखना चाहूँगी दोस्तों, माफ़ कीजिए लेकिन मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही इसको। ठीक है, 56 वाला देखते हैं। गोपुरम, गोपुरम मीनाक्षी टेम्पल का है। स्फुमाटो पेंटिंग टेक्निक है, डी का जो आपका थर्ड, बी का तो आपका थर्ड ही है, सीधे सीधे या तो 1 होगा या 4 होगा, लेकिन ए का हमको क्या देना है, फोर्थ। ए का फोर्थ मतलब 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अपन दूसरा चीज़ 1 ही है आंसर, क्यों, स्फुमाटो सामने सामने दिख रहा है आपको। फिर पायलन, देखिए पायलन है आपका जो है अटाला मस्जिद में पायलन है, जौनपुर में जो है। और ट्राइफॉइल आर्क किस जगह पे मिलती है आपको, मार्टंड टेम्पल, मार्टंड मंदिर में, सन टेम्पल, सूर्य टेम्पल है जो, वहाँ मिलती है। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना डी वाला, ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए वापस हिंदी में ही आते हैं, वो एक में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, अब आते हैं। हाँ, गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल, बहुत अच्छा सबको पता है। जिसने जिस तरह से मैं कह रही हूँ अपना साइन बना रखा हो इन पीरियड्स को और इनके वर्थ याद करने को, आप उस तरह से करें, है ना। तो मुझे तो क्या याद है,
सबसे पहला अपना पीरियड मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड का देखिए, कटरा मथुरा बैठे हुए बुद्ध हो ही नहीं सकते। पुष्यमित्र शुंग, शुंग पीरियड तो सी का ही सेकंड है, सेकंड तो ये सी मिला लो, ठीक है। बरहूत, सांची बरहूत शुंग। सारनाथ 5वीं सदी का खड़ा, 5वीं सदी मौर्य काल में तो आ नहीं सकती। और अशोक का सिंह स्तंभ सबको पता है, मौर्य पीरियड, ठीक है। अब मेरे सामने शुंग और मौर्य ही फिर आपको अगर कुषाण गुप्त को देखना भी नहीं है कि बैठे हुए बुद्ध कहाँ थे और खड़े बुद्ध कहाँ थे, उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल छोड़ो, हम पहले इन दो के बेसिस पे देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है क्या। तो सी का सेकेंड देखते हैं, सी का सेकेंड एक ही में है, आंसर ही आपका 1 है, और डी का 4, ठीक है। उसी प्रकार से बी का कुषाण काल में आपने जो मथुरा गंधार टाइम है, मथुरा में, कटरा मथुरा में बैठे हुए बुद्ध कुषाण काल में थे, और जो खड़ी सारनाथ की 5वीं सदी का तो टाइम ही है, गुप्त काल होता है, तो ये आपका ए का 3rd हो जाएगा। तो आंसर आपका कैसे आता है, 1। इस तरह से एकदम आसान वाले क्वेश्चन अपने अपने देखे हुए लगते हैं तो बहुत खुशी होती है, रियली बहुत खुशी होती है, अरे ये तो अपने वाले हैं ऐसे करके, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए 58, थोड़ा सा ग्राफिक और डिज़ाइंस और इंडस्ट्रीज़ एडवर्टाइजमेंट, उनके क्वेश्चंस थोड़ा सा वो कर जाते हैं कि भाई ये लोग पराए हैं, इनका हम इतना क्योंकि स्टडी कम करते हैं, लेकिन ये सब जो आते हैं पेंटिंग हिस्ट्री का, ये तो हमको अपना टाइप का लगता है, इसलिए क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे इसको, ठीक। आगे देखते हैं 58, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त कला, खजुराहो का मंदिर और मौर्यकालीन मूर्ति का। फिर एक और मस्त क्वेश्चन है एकदम फटाक। सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए, नर्तकी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ए का 1, इसलिए शाणे ने 1 2 3 देखो 3 को डाउट में रख दिया, ठीक। कोई बात नहीं, हमको तो ये इसमें तो सारे ही आते हैं एक तरह से। तो अब हम आते हैं अपने गुप्त कला पे। गुप्त कला पता है, गुप्त काल का दशावतार देवगढ़, बी का 3rd, ये आपका 1 ही है। चलिए गुप्त कला भी भूल जाओ। खजुराहो का मंदिर, कंदेरिया महादेव, किसे नहीं पता है, सी का 2nd। और मौर्यकालीन मूर्ति, जिसको अगर वो भी नहीं पता हो तो ये तो सबको पता है कि दीदारगंज की यशी मौर्यकालीन मूर्ति कला में है, डी का 4th। तो आपका आंसर कौन सा बन जाता है, 1 वाला। ये भी आ गए अपने वाले क्वेश्चन, सारी चारों जिनके तो बन जाते हैं वो इतने अच्छी क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक। आगे आइए भाई, 59th वाला क्वेश्चन आपका। तो दार्शनिक, कंटिन्यूटी इन स्पेस, पोर्ट्रेट ऑफ मोडे डोसेले पोगेनी और क्लाउड गेट, ये आपको मैच द कॉलम करना है, मींस वर्क है, स्कल्पचर वर्क है, और उसको उनके आर्टिस्ट से मिलाना है, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले तो ये दार्शनिक रोडिन जी का है, ए का 3rd, ए का 3rd देख लो भाई, 1 और 4th में, 1 या 4th में, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इन स्पेस, कंटिन्यूटी इन स्पेस, इट्स कन्फ्यूजन थोड़ा सा मुझे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोइसेले पुगैनी, पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोइसेले, तो ये है आपका ये आपका हो जाएगा यही ब्रांक्यूसी का है। और क्लाउड गेट तो अनिश कपूर जी का है, डी का 2nd, तो डी का 2nd काय में है, डी का 2nd भी 4th में है, और सी का 4th भी 4th में है, और ये भी तो आंसर आपका हो जाएगा 4th। और कम्युनिटी इन स्पेस किसने बनाया है दोस्तों, तो ये बेचियोनी ने बनाया है, ठीक। तो ये स्कल्पचर मिलाने थे हमको। आगे क्या है ये, हिंदी देखी मतलब, फ्लैक्सिबल मोल्ड, स्प्रूइंग, बर्नआउट और वेस्ट मोल्ड, ये उनका जो चीज़ें मतलब हमको कास्टिंग में यूज़ आती है उससे मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका 60 का मोल्डिंग फ्रॉम प्लास्टिक मीडियम, ठीक है। फ्लेक्सिबल मोल्ड आता है आपका मल्टीपल कास्टिंग के लिए फ्लेक्सिबल यूज़ आता है, तो ए का 4th काय में, 1st में ही है, आंसर भी 4th ही। फिर आता है आपका स्प्रूइंग आपके लिए आ जाएगा मूवमेंट ऑफ मेटल के मूवमेंट के लिए स्प्रूइंग यूज़ में होता है, वो आपका ये आ जाएगा बी का 3rd, ठीक है सही है, 1 ही आएगा वैसे तो। अब बर्नआउट किस में काम आता है, वैक्स को रिमूव करने के लिए, तो सी का आपका 2nd बन जाएगा। और वेस्ट मोल्डिंग फ्रेम प्लास्टिक मीडियम के लिए यूज़, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1st। आगे बढ़ो। छापा चित्रण की निम्नलिखित कृतियों को सही क्रमानुसार जमाइए।
तो स्लिप ऑफ रिजन, जॉन ओवरी एट जार्डिन डी पेरिस और स्क्रीम। छापा चित्रण में निम्नलिखित, अच्छा ठीक है, जो आपका वो काम है उसको जमाना है, तो मुझे इसको भी प्लीज़ इंग्लिश में देखेंगे हम, ये तो सिर्फ नाम है। हाँ, स्लीप ऑफ रीजन, प्रोडिगैल्सन स्क्रीम और जैने एवरेल डी जार्डिन डी पेरिस, ये हमको जमाने हैं कि किसका क्या टाइम था। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं क्या है भाई। तो स्क्रीम तो सबसे एंड का है, तो एंड का में है, या तो सेकंड है या तो फोर्थ है। अब प्रोडिगल्सन, स्लीप ऑफ रीजन, जैन एवरेल, ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले स्लीप ऑफ ये है ना, स्लीप ऑफ रीजन जैन एवरेल के पहले का था, तो ये स्लीप ऑफ रीजन। तो ये आपका जो प्रिंट मेकिंग का वर्क्स है, इसको हम देख लेते हैं। स्क्रीन सबसे मॉडर्न है, इस बेसिस पे मैंने थोड़ा सा इसमें अब जो अंदाज़ा वो लगाया था ये ऐसे किया है। आगे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मशीन, प्रिंट मेकिंग में कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी बाद में, सबको बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। 62 देखते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले की, तो उसकी मशीन भी सबसे पहले होएगी, तो ब्लॉक प्रिंटिंग वाला पहला ये सेकेंड ही आएगा। फिर एचिंग हुआ, फिर लिथो आया, और फिर जो रूटीन मशीन है वो है, तो सेकंड आपका आंसर है, नो डाउट इसमें। ब्लॉक जहाँ पहले, ब्लॉक से पहले तो देखिए कोई मशीन नहीं आई, ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे फर्स्ट थी, तो ये आप सेकंड बिना सोचे समझे लगा सकते हो। फेमस प्रिंट मेकर्स को एज पर द क्रोनोलॉजी जमाना है, तो देख लेते हैं। विलियम हॉगर्थ, हाँ, उनने सबसे पहले इंडस्ट्रियल आर्ट का किया था। फिर रेम्ब्रांट, ओटावी लियोन और माइकल वॉल्गमर्ट। फर्स्ट ही आंसर सही है, क्योंकि विलियम हॉगर्थ 1690 के आसपास ऐसे किए थे, है ना। और ये हमको रिवर्स में करना है, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो रही है मुझसे थोड़ी। रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑफ द फेमस प्रिंट मेकर्स, ठीक है। तो विलियम हॉगर्थ, रेम्ब्रांट, ओटावियो लियोनी और माइकल वॉल्गमर्ट, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे बड़ा पहले, जो अभी सबसे मॉडर्न है, मतलब सबसे लेट जिसने किया था प्रिंट मेकिंग का काम, वो देखना है। तो विलियम हॉगर्थ सबसे लेट, देन रेम्ब्रांट, ओटावियो और माइकल वॉल्गमर्ट सबसे पहले 1434 ऐसे इसके समय 15 सेंचुरी के समय थे ये। तो ये आपके मतलब उल्टा, इनको पहले नहीं लेंगे, ये पहले आएंगे, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ सीक्वेंस इन यूजिंग वुड एज अ मटेरियल फॉर प्रिंट, हिंदी में आ जाती हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, आ गया। छापा चित्रण की सामग्री के रूप में काष्ठ के प्रयोग को उसके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स जो वुड का यूज़ था उसके विकास के उसमें हमको उसको व्यवस्थित करना है। तो वुड कट, वुड एनग्रेविंग, इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड और वुड स्क्रैचिंग। वुड स्क्रैचिंग और ये नेचुरल टेक्सचर जो वुड का इम्प्रेशन है, आपको छापा चित्रण को सामग्री के रूप में काष्ठ के प्रयोग को उसके विकास के क्रम में, ठीक है, जो हमने उसको यूज़ किया, वुड कट है, वुड एनग्रेविंग है, उसको हमको कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके क्रम में पहले से बाद तक लगाना है। तो पहले तो आपका था इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड, जो ये सेकेंड ही है, आंसर भी सेकेंड ही होना चाहिए। हुआ फिर है वुड स्क्रैचिंग का, फिर वुड कट और वुड एनग्रेविंग, तो सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, उसी क्रम में आपको जमाना है। किसको? इनको। तो जतिन दास, अनुपम सूद, विवान सुंदरम, जतिन दास, जय झरोटिया। जय झरोटिया सबसे मॉडर्न, मतलब अभी ये मॉडर्न की हैं, जय झरोटिया। तो ये तो तीनों में से आएगा, 1, 3 और 4 में से। अब जतिन दास पहले के हैं, तो पहले के देखते हैं। अनुपम सूद से तो पहले के हैं जतिन दास, तो अनुपम सूद के पहले जतिन दास इधर फर्स्ट में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, इसमें है, 3rd में है। और विवान सुंदरम अनुपम सूद के पहले, हाँ, तो आपका 3rd ही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका आंसर इसमें, इन चीज़ों में क्या वो इतने जितने ईजी थे इसमें थोड़ा सा बिठाना पड़ता है, ज़रूरी नहीं होता हम चारों प्रिंट मेकर को पढ़े रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो करके और हमको उसका आंसर बिठाना होता है। तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे ये भी सही क्रमानुसार देखना है। देखिए तो चित्रों को क्रमानुसार जमाना है, किसका काम है? स्कूल ऑफ एथेंस रफेल का है ना, वर्जिन ऑफ रॉक्स द टेम्पटेस्ट, और लास्ट जजमेंट माइकल एंजलियो का। ठीक, जब वर्जिन ऑफ रॉक, तो अब इसमें अपन देख लेते हैं इसका क्या है। तो वर्जिन ऑफ रॉक्स लियोनार्डो सबसे पहले वर्जिन ऑफ रॉक्स आएगा, द टेम्पटेस्ट, फिर द स्कूल ऑफ एथेंस, और लास्ट जजमेंट जो है माइकल एंजलियो का सबसे बाद में आएगा। ये जो मतलब टाइम टू टाइम है 1534 के 1535 के अप्रॉक्स लास्ट जजमेंट था, लास्ट में आएगा, तो या तो 2 आएगा या तो 3rd आएगा, लेकिन वर्जिन ऑफ रॉक्स ही पहले आएगा, तो आंसर आपका 3rd हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन बचा है, कितना नंबर आ गया, 67th आ गया आपका। ठीक है, क्या है? चित्रों को क्रम में लिखिए, है ना। द रिवर कैरीज इट्स पास्ट, स्पीक आउट, इंटरेक्शन, और कृष्णा ईटिंग द फायर। ये जो है पेंटिंग्स हैं उनको हमको क्रम में लिखनी है। तो कृष्णा ईटिंग, स्पीक आउट सबसे मॉडर्न है, सबसे मॉडर्न मतलब सबसे राइट, अभी 2017 की है का ही वर्क है। तो ये देख लेते हैं। स्पीक आउट लास्ट में कहाँ है? 3rd में है, तो 3rd ही सही है, क्योंकि ये सब तो पहले के उससे है ना। फिर इंट्रैक्शन स्पीक आउट, वो भी 2016 या 15 का है, तो इंट्रैक्शन का है मैं इसी में। हाँ, तो 3rd ही सही है आपका। कृष्ण ईटिंग द फायर, ये कम से कम 1980 इसके अरेबियन है। हाँ, तो ये 3rd वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। स्पीक आउट इंट्रैक्शन से थोड़ा सा ध्यान रखिए, मॉडर्न पेंटिंग है ये अभी की ही। फिर आप आते हैं आगे, क्या है भैया? निम्नलिखित कलाकारों को अवरोही छोटे से बड़े में जानना है। कौन कौन से कलाकार हैं? फ्रॉन्ज क्लाइन, एरिक हैकेल, जियोर्जियो शिरिको, और मार्क शकाल, है ना। तो हमारे 20वीं सदी के तो हैं क्लाइन है, फ्रांज क्लाइन है ना, हाँ ये रहे। तो क्लाइन आपके मॉडर्न है सबसे इन चारों में, तो ये 3rd वाला आंसर ही वैसे तो रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं। एरिक हैकेल, मार्क शगाल, और जियोर्जियो शिरिको। तो शिरिको भी है 1888 ऐसे अप्रॉक्स, तो यही आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला। ठीक, आगे मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर को उनके आने, अच्छा जो हमारे मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर हैं फोटोशॉप के, उसको आने मतलब एडोब का, वो कब कौन से आए हैं उस हिसाब से हमको बताना है। मीन्स धीरे धीरे वो अपडेट हुआ है ना, उस हिसाब से। तो एडोब फोटोशॉप है, एडोब इनडिज़ाइन है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, और क्वार्क एक्सप्रेस है। ठीक, इनमें से हमको जमाना है कि कौन सा पहले आया है और कौन सा बाद में आया है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है भाई। एक सेकेंड देखते हैं जी। तो इसका एडोब फोटोशॉप, क्वार्क एक्सप्रेस सबसे पहले का है, और क्रिएटिव क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड सबसे मॉडर्न है। तो क्रिएटिव क्लाउड तो लास्ट में होगा। लास्ट में कहाँ पे है भाई? या तो 2 में है या तो 3 में है। 2 में है या तो 3 में है। और क्रिएटिव एक्सप्रेस भी, क्वार्क एक्सप्रेस पहले है, तो वो भी 2 और 4 के साथ वो देख रहे हैं। तो अब अपन देखते हैं कि फोटोशॉप पहले आया कि इनडिज़ाइन पहले है। तो फोटोशॉप पहले है, तो फोटोशॉप पहले काय में है? 4th में है, तो आपका आंसर भी कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होता है हमको ईयर्स का भी बहुत बार ध्यान नहीं रहते हैं कौन सा प्रॉपर ईयर, पर हम ये अगर टाइमलाइन अपने दिमाग में चलते हैं कि कौन पहले का है कौन छोटे का है, तो हम लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना टेंशन उसमें स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं होता है। आगे देखते हैं। अग्रणी समाचार पत्रों को उनकी बिक्री के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आ रहे हैं एकदम वो क्वेश्चन। तो किसकी बिक्री के अनुसार वो कीजिए। तो दैनिक जागरण कानपुर, दैनिक भास्कर भोपाल, हिंदुस्तान नई दिल्ली, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई। तो टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई सबसे ज़्यादा। ठीक है, बिक्री की कम से ज़्यादा में जाना है ना,
के क्रम के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई सबसे ज़्यादा होगी, मुंबई बड़ी भी, और उधर तो आपको यही आएगा आंसर, तो 1। उसके बाद नई दिल्ली बिल्कुल सही, फिर भोपाल और फिर कानपुर, तो यही सही है आपका, फर्स्ट वाला ही आएगा आंसर 70 का। तो ठीक, आगे निम्नलिखित को उनके टर्नओवर के क्रम में व्यवस्थित करें। मीन्स जो ग्रुप है उनको उनका कितना टर्नओवर है उस अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। तो क्या है भाई, आइए देखें अपन थोड़ा बहुत इसको भी समझें। 71 निम्नलिखित को उनके टर्नओवर, पब्लिसिस ग्रुप पेरिस, ओमनिकॉम ग्रुप न्यूयॉर्क, डेंसचू टोक्यो और WPP ग्रुप लंदन। तो मैं सीधे बोलती हूँ कि इस चीज़ को भी मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, और लेकिन उसको जब मैंने आंसर देखा तो ये WPP ग्रुप लंदन पहले आएगा, मीन्स सेकंड इसका आंसर है, ये मैं बता देती हूँ। ओमनी ग्रुप न्यूयॉर्क, पब्लिसिस ग्रुप पेरिस और डेंसचू ग्रुप टोक्यो। टोक्यो सबसे ज़्यादा टर्नओवर, ये इसका आंसर ये आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हम नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित सबसे प्रभावशाली सर्वकालिक फोटोग्राफिक चित्र को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। काल मतलब टाइम से हमको चलना है इसको। द बर्निंग मॉन्क, द टेरर ऑफ वॉर, विजिडे किस इन टाइम स्क्वायर और स्टार्विंग चाइल्ड एंड वल्चर। तो दोस्तों स्टार्विंग चाइल्ड एंड वल्चर जो है वो सबसे मॉडर्न 1993 के टाइम का। तो ये आप देख लो कहाँ है फोटोग्राफी, या तो 1 आएगा या तो 2 है इसका आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम। और सबसे पहले विजडे किस्म इन टाइम स्क्वायर 1945 का है ये, तो ये आपका सेकेंड, तो सेकेंड ही आपका आंसर होगा। वैसे द बर्निंग मॉन्क ये 1963 में बना है, और द टेरर ऑफ वॉर ये जो है 1972 का काम है। तो ये वही बिल्कुल सही जम रहा है, तो इसलिए सेकेंड आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ें जी। 73 इसको भी सही नाम है, गॉथिक के कैथेड्रल है, पढ़े होंगे आप लोगों ने और विद टाइम से पढ़े हैं, तो देख लेते हैं उसको, तो इजी है। हाँ, नोट्रे-डेम, राइम्स, शार्क्स और सेंट डेनिस। सेंट डेनिस, नोट्रे-डेम सबसे मॉडर्न, सबसे बाद का, तो ये आपको 2, 3 या 4 आंसर है, लेकिन सेंट डेनिस सबसे पहले था, सबको पता ही है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 73 का सेकंड ही है ना, कोई टेंशन नहीं। निम्नलिखित में से पिकासो की पेंटिंग का सही क्रम लिखिए। बहुत बढ़िया, पिकासो की पेंटिंग, गुएर्निका, ब्लू न्यूट। गुएर्निका पहले कैसे हो सकती है, लार्ज बेदर, ब्लू न्यूट, नहीं, ब्लू न्यूट सबसे पहले और गुएर्निका सबसे एंड, कोई देखने की बात नहीं है। 1902 की ब्लू न्यूट थी और 1937 गुएर्निका, हमको पता है, तो और दोनों को देखना ही नहीं है, और सीधे आंसर को थर्ड लगा देना है, ब्लू न्यूट पहला और गुएर्निका लास्ट। खजुराहो के मंदिर को सही क्रम में लिखिए। मंदिरों का सही कालक्रम, अच्छा कालक्रम लिखना है, मतलब किसका क्या टाइम था उस हिसाब से। तो आपका 64 योगिनी, लक्ष्मण, पार्श्वनाथ, कंदेरिया महादेव, फर्स्ट ही सही है, यही उनका एक काल है, मतलब वो पहले वो बना, ये बना, और कंदेरिया महादेव सबसे मॉडर्न बना है। ठीक है, कोई चिंता नहीं इसमें। अब भारतीय इस्लामी स्मारकों को सही क्रम में लिखिए। बहुत इजी, हमारा सबका पढ़ा हुआ कुतुब मीनार, जहाज महल, ताजमहल और गोल गुम्बज। गोल गुम्बज सबसे मॉडर्न आदिल शाह ने बनवाया था, क्योंकि ये तो हमारा 1, 2 और 4 है ना, लेकिन कुतुब मीनार सबसे पहले बना था, है ना, और पता ही है हमको, तो कुतुब मीनार जी पहले काय में है, या तो 1 में है या तो 2 में। आंसर ही आपका 1 है वैसे, क्योंकि कोई सोचने की बात नहीं है इसमें। जहाज महल लोधी उनने बनवाया था, और ताजमहल सबको पता है किसने बनवाया। तो आपका आंसर इसमें क्या बन जाता है दोस्तों, बिना सोचे समझे, क्योंकि अब ये हमको पता ही है, 1 इसका आंसर है, किसका, 76 का। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित मूर्तियों का सही क्रम चुनें। संथाल फैमिली, द थिंकर, क्लाउड गेट और ममन। सब चारों ही पढ़े हुए हो आप लोग। संथाल फैमिली किसका है संथाल फैमिली, तो किसका, हमारे
ना। फिर द थिंकर रोडिन का है। क्लाउड गेट किसने बनाया है, भी हमने अनीश कुमार जी का है ये, और मामन। ठीक है, तो हमको क्या देखना है दोस्तों, मामन किसने बनाया था, अनीश कुमार, लॉइस बॉर्गर उनने बनाया था, है ना। तो हम संथाल फैमिली, द थिंकर, तो देखिए संथाल फैमिली राम किंकर जी का है ना, द थिंकर। तो द थिंकर सबसे पहले, रोडिन का तो फोर्थ आएगा, क्लाउड गेट अनीश कुमार का लास्ट, संथाल फैमिली बिल्कुल रोडिन के बाद, फिर ये फोर्थ आंसर ही आएगा आपका। सॉरी, मैं कभी कभी कंफ्यूज होकर भूल जाती हूँ कि मैं आपके साथ पेपर सॉल्व कर रही हूँ और मैं फिर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो द थिंकर देखिए रोडिन का है सबसे पहले, फिर संथाल फैमिली राम किंकर बेंच का, फिर मामन क्लाउड सॉरी लुइस बॉर्गर का होता है ना, और हमारा ये क्लाउड गेट का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सेम अनीश कुमार जी का, तो ये उनका मॉडर्न वो सबसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 44th आपका आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी, मतलब फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा 44, 78। ब्रॉन्ज कास्टिंग का सही क्रम क्या क्या होता है भाई, जल्दी बता दो। बर्नआउट, वैक्सिंग नहीं, बर्नआउट पहले कैसे होगा, वैक्सिंग, फिर स्प्रूइंग इन वेटिंग अरेंजमेंट, देन बर्नआउट और देन पोरिंग। सेकेंड ही आंसर है, बिल्कुल सही क्रम में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकारी को सही क्रम अनुसार लिखिए, जो चित्रकार हैं उनको। तो रजनीकांत पांचाल, राम किंकर बेंच, धनराज भगत, राघव कन्हैया, ये पहले के हैं, मतलब पहले के तो नहीं बोलेंगे पर ये बात के हैं। 1936 आज़ादी के समय के हैं। रजनीकांत पांचाल जी भी 1947, उससे पहले के हमारे होते हैं। तो राम किंकर बेंच, धनराज भगत, फिर राघव कन्हैया और रजनीकांत पांचाल, फोर्थ वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। राम किंकर बेंच जी 1906 के अप्रॉक्स, 1917 में धनराज भगत, 1935 अप्रॉक्स ये राघव कन्हैया, और रजनीकांत पांचाल जी तो हमारे आज़ादी के टाइम के, है ना। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब धातुओं को उनके नीचे से ऊपर की ओर गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट के अनुसार लिखिए। मीन्स कौन सा धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम है और किसका ज़्यादा है। शीशा, जिंक, मैग्नीशियम, शीशा, जिंक, मैग्नीशियम और चांदी, चांदी का सबसे ज़्यादा होता है और शीशा का कम। जिंक और मैग्नीशियम, फर्स्ट ही आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना, ये वाला। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है, देखिए चांदी का सबसे ज़्यादा होता है लेकिन जिंक शीशे से ज़्यादा जिंक का नहीं होता, लेड इट मीन्स, तो आपका यही सही होगा। ठीक, ये वाला। अब ये आ गए हमारे सही, कौन सा कितना सही कितना गलत। 81। ठीक, 81 क्या है, अन्य छापा चित्रण, ये सब छापा की क्वेश्चंस आते रहेंगे इसमें। अन्य छापा चित्रण प्रक्रियाओं के सापेक्ष लिथोग्राफी में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे होती है, नहीं होती, होती है कि नहीं होती, होती है ना। बिल्कुल नमी की आवश्यकता होती है हमको, जब उसका लिथो उस पर रख के प्रिंट लेना होता है, प्रेस करना होता है, तो उसके कंपैरिजन उसमें मॉइस्चर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सही है, क्योंकि चूना पत्थर का सतह ग्रीस के लिए जल प्रतिरोधक और असंवेदी होता है। ऐसा नहीं है, जल प्रतिरोधक नहीं होता, है ना। तो आपका आंसर 81 का जो आंसर है आपका ए सही है, लेकिन आर गलत है। हाँ, जैसे आर कोई सही नहीं तो 1 ही सही है। आगे विस्कोसिटी कलर प्रिंट पढ़े हैं हम लोग। एक ही प्लेट से अनेक रंगों की प्रिंट का निर्माण को सुगम करता है। 82 जो है बिल्कुल सही है। एक ही प्लेट से हम अलग अलग कलरफुल प्रिंटिंग के लिए विस्कोसिटी जाने जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में छापा लेने के लिए भारी रोलर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा भारी रोलर, उसका तो काम ही अलग है एकदम, है ना, उसका अरेंजमेंट ही अलग है। तो ये गलत है, ए सही है और बी गलत है। ए सही किंतु आर गलत। 82 का ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 81 का भी 1, 82 का भी 1। 83 छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
फिर क्योंकि छापा चित्रकला पृथक होकर दृश्य अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़ा, बिल्कुल अलग होके एक दृश्य, दोनों सही है, तो दोनों सही काय में है भाई, थर्ड वाले में। ठीक, आगे बढ़ें। 84, एक प्रिंटिंग प्रेस के प्लेन टेप के ऊपर छपाई से पूर्व ऊनी नमदा का फलक रखा जाता है। एक प्रिंटिंग प्रेस के प्लेन टैन के ऊपर, ठीक है, के ऊपर छपाई के पूर्वी ऊनी नमदा का फलक रखा जाता है। हाँ, वो उसके कवर उसके लिए रखा जाता है, क्योंकि बेहतर चाप के लिए नमदा कागज, नम वाला कागज हेतु कुशन का काम करता है। वो एक कुशन का काम करता है, हमको पता है, एक प्रिंट के लिए, तो वो रखा जाता है। दोनों सही है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी वो हो जाती है, एक जो अपन कवर रखते हैं ना प्रिंट के लिए ऊपर, वो एज अ कुशन काम करता है। बस इतना बताना चाह रहे हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। आगे, मंजीत बावा के चित्र में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय होता है। होता है, बिल्कुल है ना उसमें, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, साधारण से पारंपरिक है ना। तो 85 का 1 सही हो जाएगा, लेकिन कोई आर इट्स नॉट श्योर, तो ए सही है किंतु आर गलत है। 1 ही आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे, मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है। अपने मन के जो मनोभाव है नैसर्गिक, उसको, ये कला समीक्षा का है, उसको जगत पे थोपता है, क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं, जो इच्छाएं अतृप्त होती है, उसे सौंदर्य परक सृजन की दिशा में ले जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि हाँ वो सही नहीं, दोनों सही है भैया, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा सोचने का ही नहीं, सही होते हैं। तो 86 का 4th आपका आंसर, दोनों सही है। आगे, संग्रहालय की संकल्पना दुर्लभ और सांस्कृतिक सारूप्यता की वस्तुओं का भंडार और प्रदर्शन करना है। म्यूज़ियम की जो संकल्पना है वो क्या है, जो ब्यूटीफुल और सांस्कृतिक कल्चरल चीज़ें पड़ी है उसको, इसका कैप्चर करना, उसका प्रदर्शन करना है। किंतु इन दुर्लभ वस्तुओं पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव ने संग्रहालय के महत्व को गौण कर दिया है। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, कि क्योंकि भले उसको बहुत अच्छे से, लेकिन उनकी एक जो शक्ति है उसको कम कर दिया है बाजारों, उसने। बिल्कुल सही है। वैसे अब आजकल बहुत उस म्यूज़ियम का जो एक वो है वो कम हो रहा है, तो दोनों सही है, ए और वो। तो 87 का हम 4th को सही कर देंगे। आगे, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा सही है? नहीं, जे स्वामीनाथन की कला कैसे, तो हम 88 को का तो ए तो गलत ही करेंगे। लेकिन किंतु लोक कलाएं स्पष्ट रेखाओं और मूल रेखाओं का समन्वय, मूल रंग भी हैं, और ये सही है, लोक कला यही होती है। तो आर तो सही है, लेकिन ए गलत है। ए सही नहीं, ए गलत है और आर सही, ये सेकंड वाला आंसर आएगा इसका भाई जी, सही है। ठीक, आगे, फोटोग्राफी के आविष्कार ने कला में क्रांति ला दी। बिल्कुल सही। अर्नेस्ट ग्रॉब्रिक ने फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा गया। अर्नेस्ट ग्रॉब्रिक जो हैं उनको उनके जनक के नाम से देखा गया। आगे, क्योंकि फोटोग्राफी किसी भी चित्रकारी की भांति विषयनिष्ठ और मनोभावात्मक हो सकती है, इसलिए उसको उनने आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में जाना गया। तो दोनों ही आपके भाई सही हैं, ये तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं लग रही है। तो ए और आर दोनों सही, कोई गलती नहीं जिसमें, तो उसको हम कैसे गलत बोल सकते हैं, सही है ना। ओके, 90, किसी भी कॉर्पोरेट का सुप्रतीक किसी भी भाषा में उसकी बात कहता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, मतलब उसका जो सुप्रतीक उसकी भाषा कहता है। परिवर्तनशील परिभाषाओं के संदर्भ में मार्क उपयोगी कैच ऑल के रूप में लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, ये भी सही है ना। हाँ, तो सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत तो नहीं है, सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए के लिए तर्क नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों की बात ही अलग है, तो ये कोई उसका कोई रीज़न नहीं है, तो इसलिए हम 3rd को लगाएंगे, ना कि 1 को। आगे बढ़ो। ब्रांडिंग के परिष्कृत दृष्टिकोण ने एप्पल को 21वीं सदी के घर घर में ज्ञात नाम के रूप में स्थापित कर दिया है। सही है ना भाई,
बिल्कुल सही है कि हो ही गया है, क्योंकि बाइबल से सर जॉन आइजैक न्यूटन और उसके भी आगे विनम्र एप्पल के डिज़ाइन संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, तो ए सही है लेकिन आर इट्स नॉट करेक्ट, तो ए और आर दोनों सही नहीं, ए सही है किंतु आर तो सेकेंड आंसर आएगा भाई इसका। ठीक है, कोई सोचना ही नहीं है, फर्स्ट बिल्कुल सही है लेकिन सेकेंड तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है उसका। हाँ, इस समय कंप्यूटर डिज़ाइन क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू का निष्पादन करता है, किंतु डिज़ाइनरों का सदैव इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ जो डिज़ाइनर करता है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है वो है सोचना। ये एक डिज़ाइनिंग आपको, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हाँ ठीक है वो अपनी बात है, लेकिन डिज़ाइनर को भी सदैव एक कंट्रोल में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोचने का काम करता है जो कि कंप्यूटर नहीं करता। दोनों सही कौन सा है? फोर्थ वाला, ये आपके दोनों सही है। ये क्या हो गया? गलती से हो गया होगा। अमूर्त कला वाम जगत के निरूपण के अस्वीकारिक्ति को निर्दिष्ट करता है। कंफ्यूज टर्म्स एब्स्ट्रैक्ट डिनोट रिजेक्शन ऑफ अच्छा, बाहर का जो अभिव्यक्ति होती है, एक्सटीरियर वर्ल्ड की अभिव्यक्ति को एक रिजेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या? अमूर्त कला। तो सही है बिल्कुल। अमूर्त कला सौंदर्य परक मनोभावों को उत्पन्न करने के साक्ष्य विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्तिकला की परिक्रमा करता है। दोनों सही है भाई, ए और आर सही है, डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। आगे, ग्रीक काल से ही कला अनुकरणात्मक और उत्पादक में विभक्त थी। ग्रीक काल पढ़ा है आपने, उसमें वो विभक्त थी। दोनों के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, मीन्स क्राफ्टमैनशिप, किंतु अनुकरण की प्रवृत्ति मतलब जो कॉपी करने की प्रवृत्ति सुख के लिए प्रकृति की नकल करने की होती है, जबकि उत्पादक का आशय उपयोगिता की ओर होता है। जो बना मतलब वो तो कॉपी करते हैं, लेकिन जो उत्पादक है, जो कस्टमर है, उनका आशय क्या होता है? यूज़ करने के उससे। तो हम देखेंगे तो बिल्कुल दोनों सही है, दोनों सही है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे, बुद्ध ने स्वयं कभी भी अलौकिक दावे नहीं किए। उन्होंने सचमुच शाश्वत आत्मा के विचार को अस्वीकार किया। दोनों ही सही है, भगवान बौद्ध के बारे में कहा है ये। धनवाद एक आंदोलन है जो जानबूझकर स्थान बदलने तथा परिप्रेक्ष्य के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। क्यूबिस्ट मूवमेंट हमने पढ़ा है, और बिल्कुल उसने स्थान बदलने और पर्सपेक्टिव के उसको करने के लिए किया था। धनवाद आकार और चित्रमय स्थान के जटिल संगठन से निपटने के बौद्धिक निरूपण का आधारित करता है। ये भी सही, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। लोग सतीश गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते हैं। सतीश गुजराल द मेन फेमस आर्टिस्ट, उनको एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते? किंतु उन्होंने अपनी आकृतियों को 3D आकारों में संकलन, उनका काम देखिएगा आप, तो उसने उनके काम को एक 3D फॉर्म में दिया है। सतीश गुजराल का बहुत ही बिल्कुल मतलब अट्रैक्टिव वर्क है। वह बंधन मुक्त रहना चाहते हैं जो 2 आयामों से संबद्ध नहीं है, मतलब वो एक फ्री रहना चाहते हैं। दोनों ही सही है इसका काम। कौन? सतीश गुजराल जी, उनका काम देखिएगा, मुझे बहुत पसंद आता है। मैकेट इज एसेंशियल फॉर, मैकेट आ गया, गिरा, कौन सा? यही देखना है ना, हाँ। बृहदाकार स्मरणीय मूर्ति के मापन के उद्देश्य से मैकेट आवश्यक है। मैकेट इज क्या बोलूँ, क्या है वो? एक मॉडल है, जैसा हम स्केच करते हैं वैसे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर मूर्तियों के लिए यूज़ में होता है। मूर्तिकार उसको यूज़ करते हैं उसका मॉडल बनाने के। तो मैकेट एक बड़ी उस भारतीय मूर्ति के लिए ज़रूरी है। लाइफ साइज, लाइफ स्टडी के उद्देश्य के लिए भी मैकेट ऑब्वियसली आवश्यक है। तो 98 का आंसर आपका 1 मिनट, लेकिन लाइफ साइज और लाइफ स्टडी के उद्देश्य के लिए भी मैकेट आवश्यक है। मैकेट एक यूजुअली एक स्कल्पचर के लिए ही यूज़ में आता है, मॉडल स्कल्पचर के लिए मॉडल है। तो लाइफ साइज और लाइफ स्टडी आप समझते हैं, हम स्केचिंग करते हैं जो उसमें, तो मैकेट, उसको मैकेट नहीं कहते, उसको टाइम स्केच एंड ऑल कहते हैं। तो आप ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो 98 का आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। आगे देखें, ब्रॉन्ज मूर्ति पर पतीना आवश्यक है क्योंकि कालांतर के सतह का रंग बदलता है। बिल्कुल आवश्यक है पतीना। पतीना मतलब आपका पटीना जो लगता है ऊपर, वो। आगे,
सतह पर विशेष रसायन मीन्स विशेष केमिकल की प्रतिक्रिया ब्रॉन्ज की संरचना पर निर्भर करती है। जो उनकी क्या वो रिएक्ट करता है वो ब्रॉन्ज की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसके, तो आंसर हम सेकेंड लगाते हैं। आगे एक लास्ट, सिरामिक्स फायरिंग के लिए सामान्यतः डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चैम्बर में समान तापमान बना कर रखता है। जो फर्नेस उसके लिए होता है तो उसमें डाउन ड्राफ्ट जो फर्नेस है उसका यूज़ होता है, ठीक होता है। डाउन ड्राफ्ट फर्नेस डोगरा कास्टिंग में वैक्स के बर्नआउट में भी आवश्यक है, ऐसा आवश्यक नीड नहीं है डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का। तो ए आपका सही हो जाएगा लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने जुलाई 2018 का पेपर कंप्लीट करा दिया है ना। आप लोग पूरा कर लें, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बहुत यूज़फुल रहेगा आगे अभी एग्ज़ाम के लिए। और जल्द ही दूसरे पेपर्स भी लेके आऊँगी, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें लोग। एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।